तो दोस्तों यहाँ पर हम मॉडर्न इंडिया के बारे में शॉर्ट में देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया जो है वो उसको एक छोटे से कोड में देखेंगे जिसको मॉडर्न ही रखा है। तो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होती है जब ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और इसमें सारे अपने ओपोनेंट्स को हरा के पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच, मराठा और मराठाओं को 1818 में उन्होंने एनेक्स करके जो इंडिया के ऊपर अपना दबदबा बना लिया था 1818 तक। तो ये एम से आप याद रख सकते हैं, प्लस एम को आप यहाँ पर देखेंगे कि 1857 क्रांति तक हमको चलना है। तो एम को आप रख सकते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 1857 क्रांति की तरफ लेके जाते हैं अपन को। तो यहाँ तक ब्रिटिशर्स पूरे एक्सपोज हो चुके थे कि इंडिया की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि रेवेन्यू पॉलिसी, तो पीजेंट जो थे, रेवेन्यू पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, सनसेट रूल, ये सब पढ़ा जाता है इसमें कि एग्री पीजेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और किंग्स और किंगडम्स एनेक्स हो रहे थे, एनेक्स कर लिए जाते थे। सब्सिडरी अलायंस में फंसाया गया, पहले वॉरेन हेस्टिंग के थ्रू और फिर डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, फिर प्रेस का यहाँ पर 1700 18th सेंचुरी में प्रेस का यहाँ पर आ गया था। तो प्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ से चालू हो जाएगा। प्लस एजुकेशन सिस्टम में मकौले ने और जो राजा राम मोहन रॉय के थ्रू जो सोशल रिफॉर्म्स लेके आए गए एजुकेशन सिस्टम में, उसकी वजह से इंडियंस को ये लगा कि हम पे अपनी कल्चर इम्पोज कर रहे हैं, रिलीजन हम पे अपनी थोप रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को थोप रहे हैं। यहाँ पर कंपनी ने ये सब चीज़ चालू कर दी थी और 1857 क्रांति के बाद यहाँ पर क्राउन्स रूल आ जाएगा। ये सारे फैक्टर्स आपको एम में पढ़ने हैं। मल्टीपल फैक्टर्स जो 1857 क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए पॉलिसी में रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, ये सब लगे रहते हैं। फिर किंग्स सब्सिडी अलायंस, वॉरेन हेस्टिंग का प्रेस एंड एजुकेशन सिस्टम, मकॉलेज मिनट, वुड्स डिस्पैच। यहाँ पर आर्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रही थी कि डिस्क्रिमिनेशन था आर्मी में। मंगल पांडे विद्रोह करते हैं, स्टार्ट होता है यहाँ से, मेरठ से चालू होता है। आगे हम मॉडर्न कोड को देखें, मॉडर्न कोड को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मैंने एम आपको बताया कि मराठा यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और 1818 में, और मल्टीपल फैक्टर्स मतलब कि 1857 के लिए ओ को आप रख सकते हैं, 1857 रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक तरीके से इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा हम लोग लीडरशिप की कमी थी। डी से आप यहाँ पर रख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन होता है और ये आगे जाके एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस में आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर जो था, यहाँ पर रेवेन्यू पॉलिसी को इंक्रीज़ करना चाहते थे, परमानेंट सेटलमेंट कर दिया था। तो रेवेन्यू पॉलिसी, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती थी। रॉबर्ट क्लाइव प्लस वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर पीजेंट्स जो थे वो फेमाइन से प्रॉब्लम, सूखे और इससे प्रॉब्लम ग्रस्त थे। किंग्स जो थे वो अब अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके थे और एनेक्स, उनके स्टेट को एनेक्स कर दिया जाता था। डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स प्लस प्रेस का डेवलपमेंट यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। एजुकेशन में सोशल रिफॉर्म्स चालू हो गए थे। एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा भी चालू होती है। अगर प्रेस में देखें तो जेम्स अगस्तस हैक्ली ने 1780 में फर्स्ट टाइम इंडियन प्रेस आती है
और इसके डेवलपमेंट से ये होता है कि यहाँ पर अब जब प्रेस आ जाती है तो न्यूज़पेपर इंग्लिश और हिंदी चालू हो जाते हैं। यहाँ पर लिटन जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सी चीज़ें लिखी जा रही थी पेपर में, और इससे अवेयरनेस भी बढ़ी लोगों की। रिपन इसको रिपील करते हैं इस एक्ट को। तो यहाँ पर जो लीडर बनते हैं, एक तरीके से ये डेवलपमेंट फेज़ है प्रेस का, और बाल गंगाधर तिलक इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, जिनको जाना पड़ा था जेल भी अपने पेपर में जो उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ लिख लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेक्स्ट थे, फर्स्ट थे इवन, जिनको जेल जाना पड़ा था। अपने बंगाली करके इनका न्यूज़पेपर था, उसमें इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ लिख दिया था, इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो प्रेस एक डेवलपमेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, जिसके थ्रू लोग बाग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जेल गए, 1897 में बाल गंगाधर तिलक गए। तो ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेस है जो आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने इस चीज़ को एक्सट्रीमिस्ट, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट में आप इनको बोल सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में जो राजा राम मोहन रॉय की वजह से सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स लेके आए, इंग्लिश को इम्पोज किया गया मकॉलेज के थ्रू, ये सब चीज़ों से जो है डेवलपमेंट हुआ एक ऐसे यूथ का, क्योंकि मिडिल क्लास और यूथ का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रेवोल्यूशन को लाने के लिए। तो मकॉले यहाँ पर इंग्लिश को इम्पोज कर दिया गया था, और यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई थी। और यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा भगत सिंह, अगर आपने कोई भी भगत सिंह की मूवी देखी हो तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह यूनिवर्सिटीज़ के ही प्रोडक्ट थे। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेटेड तो हुए, नॉलेज तो हुआ पूरे वर्ल्ड का, लेकिन जॉब्स नहीं मिली। जॉब्स नहीं मिली तो अनएम्प्लॉयड रहे। और क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कुछ इस तरीके से थी कि वो ब्रिटिश कंपनीज को ज़्यादा फेवर करते थे। तो रेवोल्यूशनरी यूथ यहाँ पर आया, भगत सिंह एंड ऑल अदर। ये कुछ थे डेवलपमेंट्स जो इस फेज में देखे गए। तो प्रेस का डेवलपमेंट पी से एक्सट्रीमिस्ट यहाँ से निकलते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल। और अगर आप यहाँ पर देखें एजुकेशन से, यहाँ पर निकलते हैं बाई प्रोडक्ट अपने भगत सिंह और काफ़ी लोग जैसे थिंकर्स, इवन लॉयर्स। ये सब चीज़ें एजुकेशन इंडस्ट्री जो कि रेवोल्यूशन आगे जाके क्रिएट करेंगी इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये डेवलपमेंट फेज है। वेस्टर्न थॉट्स को पढ़ेंगे ये लोग। मॉडर्न को शॉर्ट में देख रहे थे हम लोग, और हमने कवर कर लिया था MOD, और ये कोड को हम देख रहे थे। तो M में मैंने बोला कि मराठा का एंड होता है 1818 में, और मल्टीपल फैक्टर्स बनते हैं। रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, किंग्स को सब्सिडरी अलायंस और एनेक्स करके उनके राज्य को एनेक्स करा। सब्सिडरी अलायंस वॉरेन हेस्टिंग। और यहाँ पर पीजेंट्स की हालत ख़राब थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म कर दी गई थी, और इंडिया को एक मार्केट प्लेस बना दिया था। तो किंग्स को 1857 के बाद यहाँ पर इनको अपने साथ मिला लिया गया, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुल टाइप से क्राउन के अंडर आ जाती है। और यहाँ पर ये लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में चालू कर देते हैं। तो ये इसका रिजल्ट था। और प्रेस का मैंने आपको बताया कि प्रेस एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो लेके आ रही थी गवर्नमेंट, कॉलेज ने जो इंग्लिश को फेवर करने की बात करी थी, उसके बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। इंडिया में मिडिल क्लास का बर्थ हुआ, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग। यहाँ पर आप M देखेंगे, फिर मैंने आपको डेवलपमेंट बताया था, इधर पूरा डेवलपमेंट होता है, ये यहाँ तक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चलता है। वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो चुका था। तो वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो चुका था, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस हुआ इस पीरियड में। और ये आप मान सकते हैं 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ होता है, तो यहाँ तक ले सकते हैं आप प्रेस
में बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने बना दिया था 1885 में। प्रेस एंड एजुकेशन, लॉयर्स थे, एजुकेटेड लोग जो थे वो भी हो रहे थे, प्लस रिवोल्यूशनरीज भी आ गए थे, यूथ जो था यहाँ पर वो भी हो गया था सोसाइटी में। अब यूथ भी आ गया था जो कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। पीजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन इस पीरियड में यहाँ पर चालू हो चुका था, तो वर्कर्स क्लास भी अब डेवलप हो जाएगी, पीजेंट के साथ वर्कर्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इस पीरियड में था यूरोप में, और इसकी वजह से यहाँ पर भी कंपनीज कुछ चालू होती हैं इंडिया में भी, और पीजेंट एंड वर्कर्स अब दो क्लासेस चालू जाती है। तो इमरजेंस यहाँ पर, और यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो आप खुद देख सकते हैं कि सोसाइटी में कितना परिवर्तन आ चुका था 1857 से लेकर 1885 तक, और इसी को बोलते हैं इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास, इमरजेंस ऑफ न्यू क्लासेस। ओके, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, रेवोल्यूशनरी, ये सब आ चुके थे। इसके बाद हम आर को देखेंगे कि ये सब लोग मिलके, इन सभी लोगों के बीच में एक राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग, कि हम सब एक हैं और हमें इंडियंस हैं और हमारे ऊपर एक विदेशी हुकूमत का राज चल रहा है जो हमें गुलाम समझते हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट, जो कि बाल गंगाधर तिलक और इन लोगों, इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में लड़ाई होगी। कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन करने का फैसला लिया था, तो यहाँ पर ये लोग सब लोग एक साथ आ जाते हैं, लेकिन बाद में ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस में सूरत स्प्लिट होता है। ये हम सभी ये चीज़ें इस चीज़ में पढ़ते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म स्वदेशी मूवमेंट से हो चुका था, पूरे देश में इस चीज़ को फील करा गया था। फिर यहाँ पर जो स्वदेशी मूवमेंट के बाद जब सूरत स्प्लिट हो जाता है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से एक होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, तो इसको नेशनल मूवमेंट में पढ़ा जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मास मूवमेंट यहाँ से चालू हो जाएगा, पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पर गांधी जी जो हैं वो हमारे लीडर बनेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो ये सब चीज़ें गांधी जी चलाएंगे और 1947 में हम आज़ाद हो जाएंगे। ये कुछ मॉडर्न में हम चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट एमपी में किस तरीके से देखा गया। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक उल्टा सर्कल ड्रॉ करें, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 1857 रिवॉल्ट, यहाँ पर इसको हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है, 1 नीमच, 2 ऐसे करके, और ये 10 में 1857 में, 10 में 1857 से मेरठ से चालू हो जाता है, यूपी में मेरठ। यहाँ पर आर्मी विद्रोह करती है और ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मुगल्स के साथ ये अपनी लीडरशिप को मांगेंगे, उनकी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। तो यहाँ पर नीमच कैंटोनमेंट, जहाँ पर बैरक्स होते हैं, आर्मी के पर्सनल होते हैं कैंटोनमेंट में। तो यहाँ पर 3 जून को 1857 में यहाँ पर विद्रोह होता है। ये फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी एमपी की, जो नीमच से चालू होती है। यहाँ पर इन्फेंट्री एंड कावलरी ने दोनों ने मिलकर रिवोल्ट किया था और कैंटोनमेंट में आग लगा दी और दिल्ली की तरफ चले गए थे। अगर हम देखें दूसरा, तो ग्वालियर में जो मुरार है, 14 जून 1857 में ये हुआ था। यहाँ पर मुरार कंटोनमेंट में म्यूटनी हुई थी और यहाँ पर सारे कम्युनिकेशन चैनल्स को काट दिया गया था। अगर यहाँ पर झांसी, रानी लक्ष्मीबाई भी आई थी तात्या टोपे के साथ, और वो यहाँ पर सिंधिया जो ग्वालियर में थे, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, और लक्ष्मीबाई यहाँ पर समाधि भी है। तो यहाँ पर उन्हें वो किले से कूद के उन्होंने जान दे दी थी।
तो यहाँ पर सिंधियाज थे और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में आपको बता दूं कि वो मिलिट्री चीफ थे पेशवा के। पेशवा मतलब मराठा, और वो कानपुर में सेटल थे। कानपुर आके सेटल हो गए थे नाना साहेब के साथ, और नाना साहेब के जो हैं वो उनकी सल्तनत छीन ली थी ब्रिटिशर्स ने 1818 में। तो नाना साहेब तो नेपाल भग गए थे, वो में छुप के नेपाल निकल गए थे, और यहाँ पर तात्या टोपे झांसी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट में आ गए थे। तात्या टोपे का पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंगन, और ये गोरेला वॉरफेयर में, जिसको गामिनी कावा बोलते हैं मेथड, छुप के एक बार वार करते हैं, निकल के फिर छुप जाते हैं, इसमें एक्सपर्ट थे। 18 अप्रैल 1857 उनको फांसी दी जाती है शिवपुरी में। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने। फिर हम अगर आगे चलें तो शेख रमज़न सागर की तरफ चलेंगे तो ये भी एक सोल्जर थे जिन्होंने म्यूटनी करी थी सागर कंटोनमेंट में। तो शेख एस से याद रख सकते हैं सागर, एंड शेख रमज़न, और बुरी तरह क्रश किया था इन्होंने ब्रिटिशर्स को। अगर मांडला में देखें तो घर कटांगा दो, यहाँ पर आपको याद रखना है, रामगढ़ और घर मांडला, ठीक है। तो घर मांडला में जो राजा को हटा दिया गया था, तो उनके जो वंशज थे उन्होंने रिवोल्ट किया। शकीर शाह उनका नाम था। तो ये राजा के वंशज थे, डिसेंडेंट ऑफ रूलर्स, उनको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर शकीर शाह रिवोल्ट करते हैं, और यहाँ पर रानी अवंती, रूलर ऑफ रामगढ़ मांडला, इनका सपोर्ट में यहाँ पर उन्होंने रिवोल्ट किया एंड डिफीट किया बारडोन को। गिरधारी बाई, ब्रिटिशर्स की तरफ से जो डिफीट हुए थे वो थे बारडोन, और यहाँ पर उनको सपोर्ट करती हैं गिरधारी बाई। रानी अवंती जी ने सुसाइड कर लिया था। जनरल बारडोन, यहाँ पर रानी अवंती बाई ने सुसाइड कर लिया था, उनको फॉरेस्ट में बारडोन ने घेर लिया था। और यहाँ पर गिरधारी भाई ने भी सुसाइड कर लिया था। फॉरेस्ट की तरफ ये लोग जंगलों में छुप गए थे, बारडोन ने यहाँ पे ये रिकवर कर लिया था। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो थे झलकारी बाई थी, यहाँ पर गिरधारी भाई थी इनके साथ, और वहाँ पर झलकारी बाई, और ग्वालियर में यहाँ सिंधिया यहाँ पर थे, उनको सपोर्ट नहीं मिला था ग्वालियर में। और यहाँ पर जनरल ह्यूज थे झांसी रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट। यहाँ पर इस फ्लो में चल रहे हैं 2 3 4 1 2 3 4। अब 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, मालवा रीजन की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सादत खां महू इंदौर, ये भी सोल्जर थे। और सादत खां ने होलकर इनको मदद कर रहे थे, लेकिन बेगम भोपाल की मदद नहीं करी थी। ब्रिटिशर्स को मदद करी थी इन्होंने, बेगम ऑफ भोपाल। और यहाँ पर होलकर जो थे उन्होंने सादत खां को और रिवोल्यूशनरीज़ को मदद करी थी, बैक एंड सपोर्ट दिया था। और बेगम सिकंदर जो भोपाल की थी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं तो मंडलेश्वर, यहाँ पे
मंडलेश्वर भी बहुत एक्टिव हुआ था इस समय। यहाँ पर बेंजामिन हेब्स यहाँ पर ट्रूप्स जो थे, इन्होंने बेंजामिन हेब्स को मार दिया था। और यहाँ पर भीम नायक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खरगोन में भीम नायक एक बहुत बड़े लीडर थे, इनकी समाधि बरवानी में है। तो मंडलेश्वर में भी विद्रोह हुआ था ट्रूप से, और भीम नायक जो थे वो ट्राइबल थे, तो इन्होंने भी रिकग्नाइज़ किया और एक ऑर्गेनाइज़ किया अगेंस्ट। यहाँ पर हम चलेंगे 6 से सीधे मंदसौर की तरफ। तो हुमायूं यहाँ पर दिल्ली से मुगल्स आए थे और यहाँ पर उन्होंने स्टे किया था इस पीरियड। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमपी में नेशनल मूवमेंट किस पैटर्न में चला है। तो एमपी में हम ये देखते हैं कि किस पैटर्न में चला है। इसको मैं एक मेमोरी कोड के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो आप यहाँ पर एक मेमोरी मैप रख सकते हैं। ये आपको आउटलाइन मैप तो याद ही है। यहाँ पर आप 3 उसमें देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है इधर सियोनी एक्टिव था। सेकंड में जबलपुर और यहाँ पर छतरपुर। तो ये प्लेसेस हैं जो काफ़ी हद तक एक्टिव थी, और इन्हीं का नाम आपको बहुत आंसर्स में, मेंस के आंसर में या प्रीलिम्स के आंसर में ऑप्शंस में दिखेगा। तो ये 1 सियोनी, सेकंड जबलपुर एंड थर्ड आपका। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हुआ। यहाँ पर मॉडरेट फेज चलता है, और फिर जब कर्जन जब पार्टीशन करते थे बंगाल का, तब स्वदेशी मूवमेंट चलता है, तब एक्सट्रीमिस्ट फेज एक्टिव होता है। तो मॉडरेट फेज में जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था वो, और फिर यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट फेज चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो लीडर थे वो थे हरि सिंह गौर, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, बुक्स, लिटरेचर, सिविल सोसाइटी के लिए वर्क करना, सोशल वर्क करना, ये सब इनकी वो थी इम्पोर्टेंस। और ये लाहौर सेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन जो था 1899 में, वो इन्होंने अटेंड किया था और काफ़ी एक्टिव थे एमपी की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो यहाँ पे जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तब आपको याद होगा कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। तो यहाँ पर स्टार्ट है हमारा सियोनी से, तो एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सियोनी। स्वदेशी मूवमेंट भी एस से आएगा आपका, ये सब एस से आप देखेंगे। तो यहाँ पर सियोनी पहले बात कर लेते हैं। 1906 में जबलपुर कॉन्फ्रेंस होती है कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। उस समय बाल गंगाधर तिलक काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर थे। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने अडॉप्ट कर ली थी एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को, अपनी कल्चर को इंडियंस ने एक्सप्रेस करना अच्छे से सीख लिया था, और इंडिपेंडेंट होने की चाह, स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया था। तो पॉलिटिकल इनिशिएटिव यहाँ पर चालू हो गया था कि स्टेट में, जबलपुर कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि स्टेट में कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर यहाँ पर 1916, तो ये आप देखेंगे कि 1915 में गांधी जी वापस आते हैं अफ्रीका से इंडिया में, और फिर वो यहाँ पर सत्याग्रह है, तो यहाँ नहीं चला था गांधी जी के थ्रू, तो ये प्री गांधी जी के फेज में आएगा सियोनी सत्याग्रह। सियोनी सत्याग्रह है फर्स्ट बोला जा सकता है। तो ये गांधी जी फेज है। आप जबलपुर की तरफ गांधी जी यहाँ देख सकते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया था, जबलपुर में इसका स्टार्ट हुआ था।
खिलाफत मूवमेंट, और जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और ब्रिटेन खलीफा को ख़त्म कर रहे थे, तो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और यहाँ पर इनके साथ जबलपुर सत्याग्रह है, फ्लैग सत्याग्रह, दैट इज झंडा सत्याग्रह। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस जे इज झंडा सत्याग्रह, जबलपुर सत्याग्रह, जो कि जबलपुर सत्याग्रह में हुआ था। और यहाँ पर जो है CDMA, आपको CDMA भी जबलपुर से ही स्टार्ट हुआ था। CDMA का स्टार्ट भी जबलपुर से ही था। जबलपुर और सियोनी, स्टार्ट जबलपुर में था, सियोनी में भी हुआ था। सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पर किया गया था, सॉल्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 में। फिर यहाँ पर इसके साथ अटैच है CDMA के साथ जंगल सत्याग्रह। फिर 1931 में चरण पादुका मस्करे, MP का जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट था जिसमें ओपन फायर कर दी गई थी। पीसफुल फ्रीडम फाइटर्स मार्च कर रहे थे और ओपन फायर कर दिया था। तो यहाँ पर जो इन्वॉल्व थे कर्नल फिशर, और यहाँ पर डेथ हो गई थी करीबन 6 फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर डेथ हुई थी और बहुत से लोग इंजर्ड हुए थे। तो चरण पादुका मस्करे जलियांवाला बाग टाइप इंसिडेंट था हमारे यहाँ पे, जो छतरपुर में हुआ था 1931। यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस कर रहे थे हम लोग MP में नेशनल मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो मैंने आपको ये बताया कि 1 आप सियोनी सत्याग्रह को रख सकते हैं 1916 में, और यहाँ पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस 1900 तक मॉडरेट फेज चला है। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आ जाता है, स्वदेशी मूवमेंट आता है जब बंगाल का पार्टीशन डिसाइड किया कर्जन ने। तो यहाँ पर जबलपुर में भी हमने ये कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं, जबलपुर में कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं कि भाई हम एक्टिविटी कैसे करें स्वदेशी मूवमेंट के साथ कैसे। लेकिन 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है, और यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट होता है इंडिपेंडेंट जो चालू होता है वो सियोनी सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह था प्री गांधी जी का। तो हमने यहाँ पर पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हम सत्याग्रह कर सकते हैं। तो प्री गांधी यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं। ऊपर आप मूव करेंगे जबलपुर की तरफ तो गांधी जी के टाइम पे जबलपुर बहुत ही एक्टिव था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट 1920 से 22 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के यहाँ पर चालू हो गया था जबलपुर में। और इसके साथ जो है झंडा सत्याग्रह जबलपुर का, तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट प्लस झंडा सत्याग्रह 1923। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, साथ ही साथ ये घटना घटी थी झंडा सत्याग्रह। NCM प्लस J प्लस खिलाफत, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे। तो खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 तक, और ये सबसे बड़ा मूवमेंट था। इसके बाद इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों ही साथ ने काम किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खलीफा को हटाया जा रहा था। आप इस खिलाफत से याद रख सकते हैं खिलाफत को KHI, इसको आप रखेंगे तो प्रभाकर, PRA आपको याद आ जाएगा, RK को R की तरह इमेजिन करेंगे तो प्रभाकर ढूंढी राज। और LAF से जाफर आपको याद आ जाएगा, जाफर अब्दुल जाफर खान, अब्दुल जाफर खान। तो प्रभाकर ढूंढी राज, अब्दुल जाफर खान, एंड
FAT से आपको हो जाएगा जाटव, जाट से आप रख सकते हैं जाटव। यहाँ पे ये लीडर्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। मिस्टर जाटव, जाटव ईजिली आप रिमेंबर कर सकते हैं इसको। 3 लीडर्स तो आपको मेंस के आंसर में लिख के आना ही चाहिए। ये ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। फिर झंडा सत्याग्रह की तरफ अगर आगे बढ़ें, झंडा सत्याग्रह इसको फ्लैग सत्याग्रह भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम MP में ही जबलपुर में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान अजमल खान, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान लीडर, कांग्रेस के लीडर थे अजमल खान। ये तिरंगे को फहराना चाहते थे जबलपुर म्यूनसिपैलिटी के टॉप पे, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इस झंडे को हटा दिया और क्रश करा अपने पैरों तले। इस चीज़ से जनता में आक्रोश आ गया, तिरंगा को क्रश किया, जनता में आक्रोश आ गया और ये मूवमेंट जो है वो सभी जगह पूरे इंडिया में इस चीज़ के लिए गलत इसको माना गया। और यहाँ पे लीडर्स जो लोकल पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये लिटरेचर की एक इम्पॉर्टेंट लेखक हैं। लक्ष्मण सिंह चौहान एंड नरहरि अग्रवाल ने जुलूस निकाला इस चीज़ को। ये इंसल्ट पूरे देश को इंसल्ट लगी और इस इंसिडेंट को नेशनल लीडर्स ने भी सीरियसली लिया और झंडा सत्याग्रह को सेलिब्रेट करने के लिए सबको एक करा गया। नागपुर से ये स्टार्ट हुआ। जबलपुर फेमस हो गया। नागपुर में 13 अप्रैल 1923 में ये लॉन्च होता है। और यहाँ पर राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब ने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, जबलपुर तक आए। और इसी दौरान सुंदर लाल, काफ़ी लोग जेल भी गए, उसमें से सुंदर लाल जो हैं वो 6 मंथ की जेल हुई उनको। सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद ये भी जबलपुर आए थे। तो यहाँ पर टाउन हॉल में तिरंगा को फहराया गया। सुंदरलाल जी को 6 मंथ की सजा हुई और जबलपुर जो है एक इम्पॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट में नाम लिखवा दिया, नाम दर्ज हो गया। हम लोग MP में जो नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में समझ रहे थे यहाँ पे, और हमने देखा कि जबलपुर कॉन्फ्रेंस 1885 में यहाँ पर 1900 तक यहाँ पर मॉडरेट फेज चलता है। एक्सट्रीमिस्ट फेज चालू होता है जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन करना चाहा, और यहाँ पर हरिशंकर गौर हमारे मॉडरेट लीडर थे, मल्टी टैलेंटेड। तो यहाँ पर इन्होंने ये पहला प्री गांधी, मैंने आपको बताया प्री गांधी फेज चलता है, सियोनी सत्याग्रह हम करते हैं। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत में मैंने आपको कोड दिया, प्रभाकर दुंदोराज एंड जाफ़र एंड जाटव। तो यहाँ पर झंडा सत्याग्रह, जबलपुर सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह, ये एक मास मूवमेंट था, गांधी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और जबलपुर सत्याग्रह में जो इंसल्ट झंडे की हुई, तिरंगे की हुई, उसको यहाँ पर, उसके बाद जबलपुर जो है नेशनल पॉलिटिक्स में आ जाता है। यहाँ पर हम तीसरे इंसिडेंट पर मूव करते हैं जो कि 1913 में था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं गांधी जी ने।
डांडी मार्च किया था और जाके वहाँ पर सॉल्ट बनाया था डांडी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरीके से फील करा गया। यहाँ पर भी जो फर्स्ट 2 ही पॉइंट थे, जबलपुर फर्स्ट था जहाँ पर चालू किया गया, और दूसरा पॉइंट था सिवनी 1930 में। जबलपुर गोविंद दास जी जो थे, गोविंद दास जी, वो यहाँ पर इन्होंने लीड किया। यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह, इन्होंने सॉल्ट बनाया और कानून तोड़ के एक मूवमेंट को लॉन्च किया एमपी में। द्वारका प्रसाद मिश्र भी यहाँ पे, तो आप याद रख सकते हैं गोविंद एंड द्वारका। गोविंद भगवान का नाम है और द्वारका भी भगवान की, द्वारका कृष्ण भगवान की वो है, तो आप याद रख सकते हैं द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, गोविंद दास जी। तो यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद सिवनी तक, सिवनी में, क्योंकि सिवनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई एमपी के लिए, तो सिवनी शिव जी से आप याद रख सकते हैं दुर्गा शंकर, शंकर जी का नाम आता ही है, मेहता, दुर्गा शंकर मेहता जी। तो दुर्गा शंकर मेहता जी सिवनी में एक्टिव हुए, और ये आप शिव सिवनी से याद रख सकते हैं, दुर्गा शंकर मेहता जी, ये सिवनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह, सीडीएमए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया 6 अप्रैल 1930 में, यहाँ पर जबलपुर में ये लॉन्च होता है। अगर हम यहीं पर ही इसको अटैच करें तो यहाँ पर जंगल सत्याग्रह चालू होता है, जो कि फॉरेस्ट पे जो अधिकार हैं, राइट्स हैं ट्राइबल लोगों के, वो छीन लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर पुलिस ने ओपन फायर करी ट्राइबल पर्सन के ऊपर, ट्राइबल लोगों के ऊपर और आदिवासियों के ऊपर। और ये जो थी घटना से जुड़ी हुई जो जगह थी, सिवनी, तुरई, सिवनी में तुरई प्लस बैतुल भी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह बनी। तो ये यहाँ पर ट्राइबल एरिया है, महादेव रेंज यहाँ पर है, सतपुड़ा रेंजेस, तो गोरा डूंगरी बैतुल ट्राइबल एरियाज़। तो ट्राइबल एरिया में यहाँ पर ट्राइबल ने भी एक लोहा लेना चाहा 1930 में झंडा सत्याग्रह के। तो ये सीडीएमए के साथ चलता है, 1930 दोनों के इंसिडेंट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्राइबल यहाँ पे ओपन फायर करी गई ट्राइबल्स के ऊपर। ये आगे चलें तो 1931 में जलियांवाला बाग, कर्नल फिशर, मैंने आपको बताया जलियांवाला बाग ऑफ चरण पादुका मस्करे को जलियांवाला बाग ऑफ एमपी बोलते हैं। 1930 में ये हुआ। यहाँ पर पुलिस ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले सत्याग्रहियों पर गोली चलाई। हम यहाँ पर नेशनल मूवमेंट एमपी में देख रहे थे, और हम देख चुके सिवनी, जबलपुर और छतरपुर किस तरीके से इम्पोर्टेंट रहा। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, तब ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, बिना पूछे। इंडियन में जो मिनिस्ट्री थी उसको बिना पूछे। तो यहाँ पर त्रिपुरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर जीत गए थे त्रिपुरी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। गांधी जी के कैंडिडेट को इन्होंने हराया था, तो पटाभी सीतामन्या को हराया था उन्होंने। और फिर यहाँ पर वो इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम लोग ओपनली कोई सत्याग्रह चालू करें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि नहीं, इस समय ब्रिटिशर्स वीक हैं, तो हमें यहाँ पर वो
चालू कर देना चाहिए, तो इस डिस्प्यूट हुआ है, फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो जबलपुर त्रिपुरी सेशन के बाद यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस के लिए बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह है। विनोबा भावे इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पर्सन थे विनोबा भावे जो लीडरशिप लेते हैं। इसमें अकेले ही मार्च करना था, इंडिविजुअल सत्याग्रह नाम रखा गया था ताकि ब्रिटिशर्स इंडियंस पे ओपन फायर ना करें वर्ल्ड वॉर 2 के आड़ में छुपकर। तो फर्स्ट इन जबलपुर, ये सबसे पहले जबलपुर में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विनोबा भावे ने जबलपुर से स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह जबलपुर से हुआ था, त्रिपुरी उस सेशन। और आगे देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई, गांधी जी ने बोला करो या मरो की स्थिति है। और इस समय हमने यहाँ पर पूरे एमपी में एक्टिविटीज़ देखी गई, नेशनल एक्टिविटीज़ देखी गई। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मंडलेश्वर जेल ब्रोक केस है, 2 अक्टूबर 1942। फ्रीडम फाइटर्स जो थे यहाँ पर इम्प्रिजन्ड करे गए थे, प्रिजनर्स में थे, इन्होंने जेल तोड़ी, बाहर आए और इन्होंने बहुत बड़े क्राउड को संबोधित किया 2 अक्टूबर 1942 में। और यहाँ पर ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये चलता रहा, धीरे धीरे अपने फेज़ में चलता रहा, जब तक भोपाल स्टेट ने सरेंडर नहीं किया। नवाब यहाँ के रूलर थे भोपाल के, उन्होंने जब तक इंडिया के साथ, इंडियन यूनियन के साथ मिलने का वादा नहीं किया, साइन नहीं किया, जब तक यहाँ पर ये चलता रहा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से 47 तक। नवाब ऑफ बंगाल को वीक करा गया।